हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। उन सभी आर्थिक गतिविधियों का टोटल अगर हम लोग कर दें तो उनका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरी भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। तीनों क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अगर योग किया जाए तो उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय आय से हमें ये पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में हमारे देश में आर्थिक प्रगति हुई या नहीं हुई, विश्व के बाकी देशों की तुलना में हम कहाँ ठहरते हैं, हमारा राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में कैसी प्रगति कर रहा है। तो नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब नेशनल इनकम की गणना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 3 विधियों का पालन किया जाता है, जिसमें से पहली विधि है आय विधि या इनकम मेथड, दूसरी विधि है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरी विधि है प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि। कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति के हिसाब से, अपने हालातों के हिसाब से किसी भी एक विधि का चुनाव कर लेता है जो उनको ज़्यादा सूटेबल लगती है। हमारे भारत में एक प्रथा है कि हम किसी भी चीज़ को सीधा सीधा यूज़ करने की बजाय मिश्रण करके यूज़ करते हैं। तो राष्ट्रीय आय के लिए भी हम लोग मिश्रित विधि का प्रयोग करते हैं। मिश्रित विधि का मतलब है हम लोग भारत में आय विधि और उत्पादन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें से सेवा क्षेत्र के लिए हम लोग इनकम मेथड या आय विधि का प्रयोग करेंगे और उद्योग और कृषि के लिए हम लोग उत्पादन विधि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं होता, तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग नहीं करते। अब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को संकलित करना, जगह जगह से डाटा लेके आना। हमारे भारत में सांख्यिकी कामों के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत का सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। यही मंत्रालय सभी प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करता है, तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी यही मंत्रालय संकलित करेगा। इस मंत्रालय के नीचे 2 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जिसमें से एक का नाम था NSSO और एक का नाम था CSO। पहले राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता था, आंकड़ों का संकलन ये दोनों करके लाते थे, लेकिन 2019 में हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया और इन दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया। जैसे ये दोनों मिलाए गए तो अब इनका अस्तित्व खत्म हो गया और इनकी जगह एक नए डिपार्टमेंट ने ले ली और उस डिपार्टमेंट का नाम है NSO। तो आज के दिन राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भी NSO करता है और राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन या गणना भी NSO ही करता है। अब जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए नेशनल इनकम को अलग अलग प्राइजेस पे निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पे करते हैं, कभी बाजार मूल्य पे करते हैं, कभी आधार मूल्य पे करते हैं और कभी कभी राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर मूल्यों पे भी होती है। इन सब के अलग अलग उद्देश्य हैं। कारक लागत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, बाजार मूल्य का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, आधार मूल्य का मतलब हुआ बेस प्राइस और स्थिर मूल्य का प्राइस हुआ मतलब हुआ कांस्टेंट प्राइस। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होती या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है। अब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलित हैं, जैसे कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला है GDP। GDP का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा हम लोग देखें तो एक वित्त वर्ष में किसी भी देश की आर्थिक सीमा या घरेलू सीमा आप बोल सकते हैं, घरेलू सीमा में देश के सभी निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही GDP कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी गतिविधियां हम लोग लेंगे वो देश की आर्थिक सीमा में या घरेलू सीमा में होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम कैलकुलेशन एक वित्त वर्ष के लिए करते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो घटनाएं हुई सिर्फ वही सकल घरेलू उत्पाद में GDP में शामिल होंगी। GDP की गणना करते समय हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि क्या वो भारत में निवास करता है। अगर वो विदेशी भी है और भारत में निवास करता है तो उसकी आय को, उसके उत्पादन को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा और इसके साथ साथ हम लोग अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही शामिल करते हैं। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग मध्यवर्ती वस्तुओं को यहाँ पे सम्मिलित नहीं करेंगे, तो मध्यवर्ती वस्तुएं छोड़ दी जाएंगी। उसके बाद GDP की गणना कैसे करें। पुराने ज़माने में हम लोग GDP की गणना कारक लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे ही किया करते थे और वहीं छोड़ देते थे, लेकिन 2011 में GDP गणना 2015 में GDP गणना की विधियों में परिवर्तन किया गया। क्यों परिवर्तन हुआ? 2008 में यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग बनाया, जिसको धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों ने मानना शुरू किया। भारत ने भी उसको मानना प्रारंभ किया और उसमें ये सुझाया गया था कि सभी देशों को
राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन या जीवीए कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए। हमने भी उसे पालन किया और जीवीए आधार पे राष्ट्रीय आय निकालनी शुरू की। हम लोग जीवीए आधार पे राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस पे या बाजार मूल्य पे करते हैं आज के दिन, और आधार वर्ष के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं 2011-12 को। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत। कैसे निकलता है? बेहद आसान है। आउटपुट माइनस इनपुट कर दीजिए, हिंदी में बोलते हैं निर्गम माइनस आगम। उसके बाद उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीवीए बेस प्राइस, आधार मूल्य पे जीवीए कैसे निकलेगा। सबसे पहले जीवीए फैक्टर कॉस्ट लेंगे, उसके अंदर प्रोडक्शन टैक्स या उत्पादन के कर जोड़ेंगे और उत्पादन की सब्सिडी उसमें से घटा देंगे। इसका मतलब है ग्राहक तक वस्तु पहुंचने से पहले उत्पादन के दौरान लगने वाले टैक्स और सब्सिडी। फाइनली इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे जीडीपी बाजार मूल्य में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुलना करने के लिए काम आती है। इसमें सबसे पहले जीवीए बेस प्राइस को लीजिए, उसके अंदर प्रोडक्ट टैक्स जोड़िए और प्रोडक्ट की सब्सिडी घटा दीजिए। हिंदी में उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी, इस तरह से जीडीपी निकाल ली जाती है। जीडीपी निकाल लेने के बाद हम जीडीपी को बदलते हैं एनडीपी में। एनडीपी कैसे निकलेगा? सबसे पहले जीडीपी लेंगे, जीडीपी लेने के बाद में उसमें से एक वैल्यू घटा देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। ये मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन क्यों घटाते हैं हम लोग? क्योंकि उत्पादन के दौरान हम देश की संपत्तियों को, मशीनों को, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग मूल्यह्रास बोलते हैं। तो जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाया, एनडीपी आ गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक वित्त वर्ष के अंदर देश के सभी नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। फर्क यह है कि जीडीपी में हम लोग नागरिकों की जगह निवासी लेते थे और यहाँ पे हम नागरिकों द्वारा अर्जित आय लेते हैं। जीडीपी में हम लोग आय तभी शामिल करते थे जब वो देश के घरेलू सीमा में हो, जबकि जीएनपी में देश की घरेलू सीमा के बाहर की आय भी हम लोग शामिल कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है। जीएनपी की गणना में भारत के आर्थिक क्षेत्र के बाहर और विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन शामिल किया जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखें तो बेहद आसान। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस लीजिए और उसके अंदर ऐड कर देना है हम लोगों को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब शुद्ध विदेशी कारक आय। शुद्ध विदेशी आय कैसे निकलती है ये देखिए कि भारतीय नागरिकों के द्वारा दूसरे देशों में कितना उत्पादन किया गया और विदेशी भारत में कितना उत्पादन करके ले गए, दोनों को नेट करेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो जीडीपी में जुड़ जाएगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो जीडीपी में से घटा देंगे। इसके बाद फाइनली हम इसको बदल देते हैं एनएनपी में। एनएनपी में बदलना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जीएनपी लीजिए, जीएनपी लेके उसमें से मूल्यह्रास को घटा दीजिए। जैसे ही जीएनपी में से मूल्यह्रास घटेगा वो वैल्यू बन जाएगी एनएनपी बाजार मूल्य। लेकिन हमारे भारत में एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एनएनपी अगर कारक लागत पे निकाल लें तो एनएनपी कारक लागत को हम लोग राष्ट्रीय आय मानते हैं। कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से राष्ट्रीय आय किसे माना जाता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को माना जाता है। एनएनपी कारक लागत कैसे निकालेंगे? एनएनपी कारक लागत निकालने के लिए हम लोग रिवर्स विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बाजार मूल्य का एनएनपी लेंगे, उसके अंदर टैक्स नॉर्मली जुड़ता है, यहाँ पे टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी जो नॉर्मली घटाई जाती है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और ये हमारे लिए राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। कैसे निकालेंगे? राष्ट्रीय आय ले लेंगे और राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय बन जाता है। राष्ट्रीय आय हो गया हमारा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब एक नाम सुनने को मिलता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो बाजार मूल्य की जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। जीडीपी कौन सा वाला? बाजार मूल्य वाला। और ठीक ऐसे ही कभी कभी सुनने को मिलेगा वास्तविक जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य पर ज्ञात की गई जीडीपी। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिनको जीडीपी की गणना में हम लोग शामिल नहीं करते। वो कौन कौन सी? घरेलू कार्यों को, घरेलू कार्य का मतलब है एक व्यक्ति अपने घर पे पर्सनल काम करता है, उसको हम लोग जीडीपी में शामिल नहीं करते। दान देना, उपहार देना, वो जीडीपी में शामिल नहीं होते। प्रतिभूति बाजारों में अगर शेयर्स के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग शामिल नहीं करते। भूमि, लैंड वगैरह के मूल्य में अगर परिवर्तन होता है तो हम उसको भी शामिल नहीं करते। इसके साथ साथ आपको ये याद कर लेना चाहिए कि जीडीपी की गणना में या राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग सिर्फ उन कामों को शामिल करते हैं जो उत्पादक कार्य हैं।
तो उत्पादक कार्यों से मिलने वाली आय हमारे लिए कहलाती है फैक्टर इनकम या कारक आय। सिर्फ हम कारक आय को शामिल करते हैं, बिना मेहनत किए अगर कहीं से आय अर्जित होती है तो उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, विडो को मिलने वाली पेंशन, बेरोजगारों को मिलने वाला भत्ता, ये अनुत्पादक कार्यों के बदले में मिलने वाली आय है, इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ क्या होती हैं। तो देखिए, कठिनाइयाँ कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आंकड़ों का संकलन बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि लार्ज स्केल पे पूरे देश से डाटा इकट्ठा करना होता है। इसके साथ साथ जब हम लोग आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो वहाँ पे दोहराव की समस्या रहती है, वहाँ पे मिस्टेक हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ वस्तुएं वहाँ पे छूट जाएं, काला धन हो सकता है देश में, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय सही से गणना ना हो पाए। तो इस तरह की कुछ बेसिक कठिनाइयाँ राष्ट्रीय आय की गणना में आती हैं। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक और कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।